आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भरत भाई सुतारिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं किसान के विषय पे बोलना चाहता हूँ, जो उसकी आय दुगनी करने की है। मौजूदा बीज है उसमें किसान को आय नहीं हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो 3BT और 4BT की मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि किसान को खर्चा बहुत आता है और इसमें उत्पादन भी कम आता है। जो मौजूदा बीज है, जैसे मूंगफली का बीज नया आया है तो उसमें उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसे ये कपास का 4BT और 3BT की मान्यता फिर से सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर विचार करें। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरारा के 2 जनपद सीतापुर और लखीमपुर 17 विधानसभाएं, 1 करोड़ के ऊपर जनसंख्या, लेकिन दिल्ली आने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। मैंने कई बार इस संबंध में रेल मंत्री जी से मिलकर के व्यक्तिगत अनुरोध किया। लखनऊ से वाया हरदोई होते हुए दिल्ली कई ट्रेनें आती, लखनऊ मेल और उसके बाद AC स्पेशल डुप्लीकेट लखनऊ मेल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डुप्लीकेट लखनऊ मेल जो AC स्पेशल है उसको वाया सीतापुर होते हुए दिल्ली चलाने का काम किया जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में धौरारा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए बहराइच सीतापुर वाया धौरारा रेल मार्ग स्थापित किया जाए। साथ ही साथ मोहम्मदी को जोड़ने के लिए, जो भगवान शंकर की धरती है, छोटी काशी के नाम से मशहूर है, गोला गोकर्णनाथ से शाहजहांपुर वाया मोहम्मदी जोड़ने का काम किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सौमित्र खान जी। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। আমি যে বিষয়ের উপর কথা বলছি তা পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য। শিক্ষক এমন একটা চাকরি যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আজ একটা অচল অবস্থা চলছে। আমার অনুরোধ যে 2011 সালের আগে যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে এই যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আবার তাদেরকে যদি বের করে দেওয়া হয়, তাহলে এই 15 বছর ধরে যে বিচার প্রক্রিয়া চললো এবং এই শিক্ষকরা যারা পড়াশুনো করে চাকরি পেয়েছে তাদের কি দোষ? এই যে PTTI যারা চাকরি পেয়েছিল তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য আপনার 1 সেপ্টেম্বর 2025 সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে যে টেট পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তখন টেট পরীক্ষা ছিল না, রাজ্য সরকার পরীক্ষা নিত। রাজ্য সরকার পরীক্ষা নেওয়ার পর সেই পরীক্ষায় তারা চান্স পেয়েছে, তারপর তাদেরকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে 20 লক্ষের উপর আজকে শিক্ষকরা এই অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। আমার অনুরোধ, আমার পশ্চিমবঙ্গেও এই শিক্ষকরা 75,000 উপরে আছে। তারা কি এমন দোষ করেছে যে তারা কোনো মতেই এই চাকরি থেকে যদি তাদের বহিষ্কৃত হয়? এটা গোটা বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। আমার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে এই সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন এবং তাদের চাকরি যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করুন। श्री राजकुमार सांगवान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बागपत लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रॉमा सेंटर की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, यह मार्ग ट्रायल रन के लिए खोला गया है, जिस पर भारी संख्या में वाहनों का आवागमन रहा है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रायल के दौरान ही बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन रहा और दुर्घटनाएं हुई हैं। महोदय, इस रूट पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है और ट्रॉमा सेंटर नहीं होने की वजह से लोगों को जो दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उपचार में दिक्कतें हुई हैं। कई लोगों की जान इसमें चली गई हैं। वर्तमान में इस पूरे मार्ग पर किसी भी आधुनिक ट्रॉमा सेंटर की उपलब्धता नहीं है, जिस कारण दुर्घटना लोगों को दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वे दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रायल के दौरान भारी ट्रैफिक को देखते हुए तत्काल एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए बजट दें,
ताकि आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान हो और दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की जान बचाई जा सके। महोदय, मैं एक मांग आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि कानून बने, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं उनके किनारे पर उनके साथ में ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटना से लोगों को तत्काल राहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसके लिए कानून बनाया जाए। धन्यवाद। श्रीमती संगीता सिंह देव जी। Madam Chairperson, I'll rise to raise a matter of public importance regarding the need for permanent activation of intra-circle roaming ICR facility for mobile subscribers in Odisha. At present, ICR is activated only during natural calamities, which are infrequent, luckily, but connectivity challenges persist throughout the year. Hence, this facility should be available not only during emergencies, as technological advancement is meant to improve the quality of life. Several districts of western Odisha, particularly Balangir and Subarnapur, continue to suffer from chronic network gaps due to low 4G penetration, weak signal strength and frequent power cuts. Many residents cannot afford multiple SIM cards as it is an economically backward area. In view of these, I urge the government to permit permanent ICR for mobile subscribers across Odisha, which would ensure uninterrupted access to private networks for calls, SMS data, emergency services, digital access for students, reliable network for schools, banks and government schemes, and thereby strengthen the telecom infrastructure across the state. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्रीमती मालविका देवी जी। Thank you, ma'am, for giving me an opportunity to speak today during Zero Hour. I would like to draw the attention of the Ministry of Heavy Industries to a matter of urgent concern in aspirational districts, where migration is the biggest problem and still continues to be so. What comprehensive measures are being taken to ensure that companies operating in these districts prioritize the employment of local residents, thereby reducing migration and strengthening the local economy? Additionally, what steps have been taken to ensure that these companies strictly adhere to the pollution norms and that damage caused by them to the local roads are maintained and compared by them? Further, has the government mandated any regulatory quota requiring companies to hire a specific percentage of workforce from the local population? And if so, what is the population percentage? I also seek to know what penalties, fines, and punitive actions are imposed on companies that violate local employment norms, environmental rules, and government-mandated regulations. How effectively has these been adhered to? What steps does the government intend to take further to strengthen and tighten these rules? Ma'am, please look into this, because as a mandatory thing, the people of the local areas really want job, as migration is a big problem. माननीय सदस्य श्री नरेश महेश्के जी। मी माझ्या मतदारसंघातील ठाणे मुलुंड दरम्यान नवीन होणाऱ्या स्टेशनच्या विलंबासंदर्भात आपलं लक्ष वेधू इच्छितो। प्रधानमंत्रींचं स्वप्न होतं इझी ऑफ लिव्हिंग आणि इझी ऑफ ट्रॅव्हलिंग। हे स्वप्न पूर्ण होण्याकरता ज्या ठाणा स्टेशनवर दररोज 10 लाखाच्या वरती प्रवासी वाहतूक करत असतात, त्याचा लोड कमी करण्याकरता नवीन स्टेशनची निर्मिती स्मार्ट सिटी मार्फत करण्याचे ठरवले। 60% काम स्मार्ट सिटी आणि ठाणे महानगरपालिकेने बनवलेलं आहे। उरलेला 40% काम स्टेशनची निर्मिती रेल्वे मंत्रालयातर्फे करणार होते, परंतु 120 करोड जो पूर्वी खर्च येणार होता तो खर्च आता 245 करोडच्या वरती झालेला आहे। 3 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत रेल्वे मंत्र्यांनी सदरचा खर्च रेल्वे मंत्रालय करेल असं फिक्स केलं आणि तसं जाहीर केलं, परंतु अद्यापही त्या संदर्भात खालती रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे मंत्र्यांच्या मार्फत खाली मेसेज दिलेला नाहीये। वारंवार ही मागणी मी सातत्याने करत आहे। धन्यवाद। जुलै 2025 मध्ये स्मार्ट सिटी कंपनी बंद झाली, त्यामुळे येणारा निधी आता बंद झालेला आहे। महानगरपालिकेची कॅपॅसिटी नाहीये, कोविड नंतर परिस्थिती वाईट आहे, तरी लवकरात लवकर रेल्वे मंत्रालयाने तो खर्च उचलून ते स्टेशन पूर्ण करावे ही विनंती मी आपणास करत आहे। माननीय सदस्य श्रीमती अनीता सुब्दर्शनी जी।
जय जगन्नाथ. Thank you for this opportunity, Honorable Chairperson. आस्का मो लोकसभा क्षेत्र में 1983 मसीह इडकॉन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड द्वारा प्रतिष्ठित है आस्का स्पिनिंग मिल. दुर्भाग्यवशतः पूर्व राज्य सरकार उदासीनता जो से आज जराजीर्ण अवस्था तार पुनरुद्धार एकांत आवश्यक. दादन मो अंचल एक मुख्य समस्या मैडम. तेणु यही द्वारा मु आपण माध्यम केंद्र सरकार को अनुरोध करुच्ची आस्का स्पिनिंग मिल तुरंत पुनरुद्धार हो. जो अनेक परिवार ताऊपर निर्भर करुले से माने आज हताश अवस्था अच्छा. जेहेतु दादन मो अंचल एक मुख्य समस्या आस्का स्पिनिंग मिल जदि चालू हम निजुक्तिर सुजोग सृष्टि हम निश्चित भाव में मो अंचल बेकार युवक सेठी चाकरी पाइबे. तेणु दया करके आपण माध्यम अनुरोध आस्का स्पिनिंग मिल पुनरुद्धार हो ताकू पुणी थे कार्यक्रम करा जाऊ ताकि समग्र आस्का संसदीय क्षेत्र आदिवासी आपण पाखे चिर उपकृत रहिबे. धन्यवाद. वंदे उत्कल जननी. माननीय सदस्य श्री भास्कर भगरे जी. धन्यवाद मॅडम. माझ्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये विशेषतः नाशिक जिल्ह्यामध्ये 5 मे पासून सातत्याने नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस पडला आणि त्यामुळे उन्हाळ कांदा भिजला, खराब झाला, कांद्याला भाव मिळेल अशी आशा होती, परंतु आजपर्यंत कुठलाही बाजार भाव त्या कांद्याला मिळाला नाही. त्याचप्रमाणे द्राक्ष पिकाचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं, परंतु सततच्या पावसामुळे जी द्राक्षाची काडी तयार होण्यासाठी पुरेसा सूर्यप्रकाश पाहिजे होता, खतं मिळाली नाही. त्याचबरोबर बागेत सततचं पाणी राहिल्यामुळे मुळकूत झाली, बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढला आणि त्यामुळे काडी परिपक्व झाली नाही. त्याचा परिणाम यावर्षी नाशिक जिल्ह्यातील जवळजवळ 75 ते 80% द्राक्ष बागा ह्या फेल गेलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा पूर्ण हंगाम वाया गेला. शेतकरी त्यामुळे प्रचंड कर्जबाजारी झाला. बागेला उभं करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च येतात. दरवर्षी हेक्टरी 5 ते 6 लाख रुपये खर्च येतो आणि राज्य सरकारने अतिशय तुटपुंजी मदत केलेली आहे. माझी विनंती आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारला की केंद्र सरकारने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना एक विशेष पॅकेज या निमित्ताने मदत करावी, कांद्याला हमीभाव द्यावा, कांद्याची निर्यात चालू ठेवावी अशी मागणी या निमित्ताने मी आपल्याकडे करतो. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा जी. सभापति महोदया, बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए. स्वदेश दर्शन में मेरे लोकसभा क्षेत्र जयपुर में गलता तीर्थ और सूर्य मंदिर है, उसको जोड़ा जाना चाहिए. मेरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारे धार्मिक स्थल कुछ ऊंची जगह पहाड़ों पर है, ऊंचाइयों पर है, जहाँ जाने में थोड़ी परेशानी होती है, वरिष्ठ जन को भी जाने में परेशानी होती है. तो वहाँ पर रोपवे जैसा साधन होना चाहिए और उसके लिए जो वन विभाग और पर्यावरण विभाग से जो अनुमति नहीं मिलती है वो अनुमति जल्दी से जल्दी मिले और ये व्यवस्थाएं वहाँ पर हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें. और मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा. मेरी आपसे विनती है कि आपके माध्यम से सरकार को ये जो अनुमति दोनों विभाग नहीं दे पाते हैं उसमें विलंब होता है, उसको शीघ्र दिए जाने की व्यवस्था करें. बहुत धन्यवाद. माननीय सदस्य कुमारी प्रिया सरोज जी. शून्यकाल में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश से संचालित 100 करोड़ के कोडिन बेस्ड खांसी के दवाइयों के अवैध सरकारी सिंडिकेट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ. ये विषय सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि हेल्थ और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर विषय है. अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने अक्टूबर में एक खतरनाक अवैध दवा के कारण कई मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई है और इस पूरे मामले में अब तक 98 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुका है. ये सिर्फ छोटे लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल बताए जा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, जौनपुर में 4 नई फार्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में भी इस सिंडिकेट की गहरी जड़ें सामने आई हैं. मीडिया रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में सरकारी तंत्र से जुड़े लोग कुछ शामिल है. ये साफ है कि फर्जी कंपनियां बिना लाइसेंस की फार्मेसी, नकली दस्तावेज और हवाले के लेन देन के जरिए ये कारोबार लंबे समय से चल रहा है. अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश में इन दवाओं पर प्रतिबंध था तब भी सिरप खुलेआम बिक्री हो रही थी. जब ये बेहद चिंताजनक है कि दवा लाइसेंस जारी होते रहे, बिना पर्ची की बिक्री होती रही, बिल और रजिस्टर फर्जी बने और जहर को इलाज बताकर आम जनता बच्चों को पिलाया गया. अध्यक्ष महोदय, जब इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली दवाएं
आम बाजार तक पहुंचती है तो जनता के मन में ये सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र सो रहा था कि शामिल था। मैं विपक्ष की सांसद होने के नाते सवाल साफ तौर पर उठाती हूं कि जब तक राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्ट तंत्र पर उंगली नहीं उठेगी तब तक ऐसे रुकेगी नहीं। सरकार से स्पष्ट मांग करती हूं कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए और जौनपुर, बनारसी और पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों और युवाओं। धन्यवाद सभापति महोदया। स्मारक टिकट प्रकाशन के मामले में ओडिशा के प्रति पिछले दिनों अवहेलना हो गया है। विशेष करके ओडिशा के महान विभूतियों के नाम तुलनात्मक दृष्टि से कम स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। अतः मेरा प्रार्थना है कि सर्वकनिष्ठ शहीद 12 साल के वीर बालक बाजी राउत, स्वतंत्रता सेनानी पूर्व सांसद वीर वैष्णव पटनायक जी, स्वतंत्रता सेनानी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवकृष्ण चौधरी एवं अंगोल राज्य के अंतिम स्वतंत्र राजा जो अंग्रेजों के साथ लड़के बलिदान दे दिया, उनके नाम स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जी लक्ष्मी नारायण जी। ధన్యవాద్ మేడం స్పీకర్ జీ. భారతదేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడిన మరియు అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదయ్యే అనంతపురం జిల్లా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సంక్షోభాన్ని ఈ గౌరవ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. నేడు అనంతపురం జిల్లా దేశంలో ప్రధానమైన అరటి పంట ఉత్పత్తి ప్రాంతంగా, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉద్యానవన రంగానికి హృదయంగా నిలుస్తుంది. మేడం, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో దాదాపుగా 40,000 హెక్టార్ల పైగా భూమి అరటి సాగులో ఉంది. ఈ సీజన్లో అరటి ధరలు పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయినాయి. కనీసం రైతులకి కోత, చేతి ఖర్చులు కూడా తిరిగి పొందలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితి హృదయ విదారకమైంది. రైతులు తమ పండ్లను రోడ్డు పక్కన పడేసి కన్నీళ్లతో తమ పూర్తిగా పెరిగిన తోటలు నరికివేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పుడో వారికి ఆశాకిరణాన్ని ఇచ్చిన ఈ పంట ఇవాళ ఆందోళన మరియు నిరాశకు కారణమైంది. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేగంగా స్పందించి ఈ పంటను మార్కెట్ తరలించేందుకు కోసం రవాణా సాయం కల్పించాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ఈ తక్షణ సహాయం అవసరమైందే కానీ రైతులను ప్రతి సంవత్సరము తీవ్ర ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టి నిర్మాణమైన సమస్యలు ఇంకా ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే అరటితో సమానమైన చాలాసార్లు మరింత మెరుగైన నాణ్యతను ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పటికీ మా అరటి రైతులకు జాతీయ మార్కెట్లో పోటీ పడే శక్తి లేదు మేడం. ఇందుకు ప్రధాన కారణం మార్కెట్కి రవాణా చేయడంలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ రైల్వేస్ విధిస్తున్న అధిక రీఫర్ కంటైనర్ ఛార్జీలు, శీతలీకరణ రవాణాను మరియు అత్యంత ఖరీదుగా చేస్తున్నాం మేడం. అలాగే ఖాళీగా తిరిగి వచ్చే కంటైనర్లపై పూర్తి ఎంటీ ఛార్జెస్ వేయడం వల్ల సరుకు తీసుకురావడానికి ఏమీ లేకపోయిన రైతులు అదనంబారం మోస్తున్నారు. ఈ రెండు నిర్మాణాత్మక సమస్యలు రైతుల యొక్క మార్జిన్ దెబ్బతీస్తున్నాయి మేడం. వారి పోటీ శక్తిని బలహీనపరుస్తున్నాయి మరియు ఢిల్లీ, ముంబై వంటి ప్రధాన మార్కెట్లో మా అరటి పండ్లు తగిన స్థానం సంపాదించుకున్నారు. ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మేడం. ఈ సీజన్లో జరిగిన నష్టాలను ఎదుర్కొనేందుకు ఆర్థిక సాయం అవసరము. అదే సమయంలో రీఫర్ ఫ్రైట్ రుసుములను సహకరించడం, అదేవిధంగా ఖాళీ కంటైనర్ని హాలేజ్ ఛార్జీలపై భారీ మాఫీ ఇవ్వడం రైతుల రవాణా భారం తగ్గిస్తుంది మేడం. దయచేసి ఈ చర్యలు అరటి ధరలు కుప్పకూడంతో धन्यवाद सभापति महोदय। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर मैं एक बड़े सवाल पूछना चाहता हूं। उड़ीसा में जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल उत्पादन होता है, एफसीआई के जरिए मिल के जरिए एफसीआई को जाता है और ये एफसीआई अधिकारी जो उड़ीसा में है 250 क्विंटल का एक लट बनाते हैं। एक लट लेने के ऊपर उसके ऊपर एफसीआई अधिकारी ने बिना रसीद के 3,500 रुपया लेते हैं और उसमें 60 लाख मीट्रिक टन 100 करोड़ का एफसीआई वाले हर साल मिलर्स से लूट करते हैं। और दूसरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट जरिए जो पैसा केंद्र सरकार देता है लेबर लोगों को, वो भी मिल अधिकारी से जाता है, दोनों तरफ से जाता है, कोई रिसीप्ट नहीं देता है। ये जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला एफसीआई अधिकारी उड़ीसा में कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उसका एक इंक्वायरी करने के लिए मैं फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एम के विष्णु प्रसाद जी। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on public importance. In my Kadalur constituency,
there is a major railway station called Virudhachalam railway station. The Vande Bharat is moving from Nagercoil to Chennai and Tirunelveli to Chennai. See, Tamil Nadu is split into two, northern and southern, keeping Trichy as a center. Southern part from Trichy, Nagercoil, Kovilpatti, Virudhunagar, Dindigul, Madurai, Trichy. There are 6 stops. But from Trichy to Chennai, there are only one stop, that is at Viluppuram. Why this disparity between northern Tamil Nadu and southern Tamil Nadu? Both parts of people have given the land for laying railway line and railway stations. So I humbly request through your chairperson that Vande Bharat train should stop at Virudhachalam so that people of Pennadam, people of Thittakudi, Virudhachalam, Kadalur, entire districts will be benefited. தமிழகத்திலே திருச்சியை மையமாக கொண்டு செயல்படுகிறது. ஆனால் இங்கே திருச்சியிலே எந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினும் நிற்கப்படுவதில்லை. ஆனால் திருச்சியிலிருந்து தென்பகுதியிலே 7 ஸ்டாப்புகள் இருக்கிறது, நிறுத்தங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் திருச்சியிலிருந்து சென்னையிலே ஒரே ஒரு நிறுத்தம் தான் இருக்கிறது, விழுப்புரம் மட்டும்தான் நின்று செல்கிறது. எனவே வந்தே பாரத் கன்னியாகுமரியிலிருந்து நாகர்கோயிலிருந்து சென்னையும் திருநெல்வேலியிலிருந்து சென்னையிலே வருகிறது. விருதாச்சலம் ரயில்வே ஜங்ஷனில் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். सभापती महोदय, महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड पावसामुळे जी पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती त्याच्या अनुषंगानं केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र राज्याला काय मदत केली ह्याच्या बाबतीत मी 2 डिसेंबरला तारांकित प्रश्न विचारला होता आणि तो प्रश्न विचारल्याच्या नंतर त्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये माननीय गृहराज्यमंत्री यांनी उत्तर दिले. मी थोडंसं कोट करतो. वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़ के मद्देनजर राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का मौके पर आकलन करने हेतु 16/10/2025 को एक IMCT का गठन किया गया है. IMCT ने 3/11/2025 से 5/11/2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है. इस मंत्रालय को महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई औपचारिक ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है. उसके बाद कल खुद कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव आया नहीं है. माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम यहाँ सदस्य प्रश्न पूछते हैं, मंत्री जी हमको उत्तर देते हैं. अगर वो जवाब अगर झूठे आ रहे होंगे, गलत आ रहे तो ये हमारा प्रिविलेज बनता है. हमारे अधिकारों का संरक्षण. माननीय सदस्य कंगना रनौत जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. हमारा क्षेत्र मंडी जो है रेल सेवा से अभी भी वंचित है, जबकि केंद्र सरकार ने बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, बिलासपुर बैरी रेल लिंक परियोजना जैसी परियोजनाएं जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए दी है. मगर फिर भी उनके निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, तकनीकी सर्वेक्षण तथा बजटीय आवंटन में धीमी प्रगति के कारण अभी तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाए हैं. अतः मैं सदन के माध्यम से रेलवे मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इन दोनों रेल परियोजनाओं का मिशन मोड में लाकर अतिरिक्त बजट और समयबद्ध निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि ये महत्वपूर्ण रेल लाइनें शीघ्र आरंभ होकर पूर्ण हो. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री भजनलाल जाटव जी. महोदय, आपने बहुत ही, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा. एक ERCP योजना के तहत वहाँ पर डोंगरी बांध का निर्माण चल रहा है, निर्माण योजना लागू की जा रही है. वहाँ पर अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तकरीबन 1 लाख व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हुए. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 76 गाँवों को वहाँ उजाड़ने का काम किया जा रहा है. ग्रामीण विकास मंत्रालय एक्ट के तहत जब कोई ज़मीन एक्वायर की जाती है तो ग्राम पंचायतों से उनसे अनुमति ली जाती है, बाढ़ पंचों की मीटिंग की जाती है, पर बगैर पंचायतों की अनुमति के, वहाँ के लोगों की बगैर अनुमति के वहाँ पर सहमति नहीं ली गई और बगैर सहमति के वहाँ पर डूंगरी बांध बनाने का ऐलान कर दिया गया है. मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस डूंगरी बांध को निरस्त करके वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि वहाँ पर हमारी संस्कृति है, वहाँ पर हमारी जो आजीविका के जो जितने भी साधन है, 76 गांवों के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर हमारे मंदिर हैं, वो सब लोग शमशान हैं, जल स्रोत हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर नष्ट हो जाएंगी.
मेरा तो इतना ही निवेदन है कि सरकार की संज्ञान में फौरन इस काम को निरस्त करके वहां के लोगों को बचाने का, उजाड़ने का काम करें। सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है कि SC ST के लोग जहां पर होते हैं वहां पर डोंगरी बांध और अन्य संस्थानों योजनाओं लाकर उनको उजाड़ने। माननीय सदस्य श्री वामसी गद्दाम जी। माइक लगेगा। Madam, thank you for this opportunity. Last session, I raised about the Singareni retired pensioners issue. The Singareni is a heart of Peddapalli, madam, and Kaka Venkat Swami ji, when he was Labour Minister, he introduced the pension scheme. Unfortunately, even after 30-35 years of the scheme, the pension remains to be around 500 to 1,000 rupees. Madam, after my last time's representation, they allotted 20 rupees per ton to the CMPF, pension fund के लिए 20 rupees per ton जो है allocation दिए. But unfortunately, till today, the revision has not happened. I raise again the Peddapalli concern, the Singareni retired workers' concern. Please put pressure to the CMPF to give what is rightfully the retired pensioners' right. Whatever their right is to get the pension, that has to be increased from 500 rupees at least to 10,000 rupees, because nowadays they are not able to live. Their daily expenses are way over 8,000 to 10,000 rupees. At least 10,000 rupees if the pension is increased. There's a case going on, madam, even today. The retired pensioners, they have put a case in the court and the case is going on. We request the pension to be increased, madam. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इंदौर से आता हूं और इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 आ रहा है 8 बार से, और एयर इंडेक्स क्वालिटी में भी हम इंदौर नंबर 1 है देश में। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार डबल इंजन की सरकार 23 इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही है, जहां फार्मा, बायोटेक, IT, स्टार्टअप, रक्षा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एक्सपोर्ट आदि तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इंदौर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए नेशनल डिजिटल स्किल सेंटर को बनाया जाना चाहिए, मेरी मांग है। दूसरा, मेरा सभापति महोदय पत्रिका समूह द्वारा एक सांसदों से जो अपेक्षा है विकास की, वो मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री रानी श्री कुमार जी। Speaker Madam, for giving me this opportunity. I rise to bring to the attention of this House the urgent need to address the significant delays in several infrastructure projects in Tenkasi district. The prolonged delay in the completion of the railway overbridge at Paur-Chatram by the Union government has caused immense hardship and difficulty for commuters travelling on the busy Tirunelveli-Tenkasi 4-lane highway. This issue persists despite the fact that the state government had nearly completed its portion of the project years ago. Similarly, Ilanji railway overbridge located on the Kollam-Tirumangalam National Highway is also facing significant delays. This route is heavily used by the devotees travelling to the Sabarimala Ayyappan temple, particularly from southern parts of the Tamil Nadu. As a result, there is increased traffic and congestion, especially in Tenkasi town. I urge the Union government to take immediate action to complete these crucial projects in order to alleviate traffic congestion and ensure the safety of the people of Tenkasi. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री संजय देशमुख जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मी आपल्यासमोर वाशिम जिल्ह्याच्या प्रचंड महत्त्वाच्या रेल्वे प्रश्नावर बोलण्यासाठी उभा आहे। दिनांक 29 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्ड यांनी नांदेड ते कुर्ला व्हाया वाशिम अकोला या नव्या स्थायी रेल्वे गाडीला मंजुरी दिली। 17,665/66 आणि 17,667/68 अशी क्रमांकित ही सेवा वाशिम जिल्ह्याच्या अत्यंत उपयुक्त ठरणार होती। पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आज 2 वर्ष उलटून गेले तरीही रेल्वे अद्याप सुरू झाली नाही। आदेश आला, मंजुरी आली, पण रेल्वे गाडी अद्यापही सुरू झाली नाही। वाशिम जिल्हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने विकासाच्या प्रत्येक संधीचा आम्हाला किंमत कळते। मुंबईशी थेट जोडणी मिळाली तर विद्यार्थ्यापासून
रुग्णापर्यंत, कामगारापासून व्यापाऱ्यापर्यंत सगळ्यांच्या आयुष्यातील अडथळे दूर होतील. आज वाशिमवरून मुंबईसाठी एकही थेट ट्रेन उपलब्ध नाही, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. ही नवी रेल्वे सुरू झाली तर प्रवास सुलभ होईलच, पण त्याच्यासोबत स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवी दारे मोठ्या प्रमाणात उघडतील. रेल्वे स्थानकावर नवी व्यवस्था उभे राहतील, सेवा वाढतील आणि त्यातून हजारो युवकांना काम मिळण्याची संधी निर्माण होईल. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटते की मंजुरी मिळून 2 वर्ष उलटले तरीही रेल्वे सुरू न होणे वाशिम जिल्ह्याच्या न्याय विकासावर अन्याय आहे. म्हणून मी आपल्या मार्फत केंद्र सरकारला आणि रेल्वे प्रशासनाला ठाम विनंती करतो की नांदेड पूर्व रेल्वे सुरू तात्काळ सेवा सुरू करण्यात यावी. धन्यवाद सभापति महोदया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे को सदन के समक्ष मैं रखना चाहता हूं महोदया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहाँ निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक के विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल रशीद शेख जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं याद दिलाना चाहूँगा पूरे हाउस को और सरकार को, ख़ास तौर से वज़ीर आज़म साहब ने चंद बरस पहले कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ हुआ नहीं। लद्दाख के लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है। मेरी गुजारिश है दोनों तरफ के मेंबर से, अपोजिशन से भी और सरकार से भी, कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की हैसियत से ना देखा जाए। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो मरकज़ी सरकार है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू करे ताकि सारे मसलों का हल निकल आए। उसके अलावा आपको खुद में मालूम है कि 35 साल से कितनी मुसीबतें जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन और शांति लौट आए। लेकिन उसके लिए जस्ट 10 सेकंड्स मोर। तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तवज्जो, उनसे अपील करने के लिए कि वो वहाँ अमन को एक मौका दें। मैं तिहाड़ जेल में, मेरा घर फिलहाल हुई है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है, 1 दिन का भूख हड़ताल वहाँ पर करने जा रहा हूँ 10 अगस्त के दिन, जिस दिन नेशनल ह्यूमन राइट्स डे होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Madam. I rise to draw the attention of this House to the recent passing away of late Jubin Garg. Jubin Garg was not just a singer. He was a cultural phenomenon and a symbol of Assamese identity, pride and artistic excellence. He was one of the few cultural voices from Assam who carried the sound, emotion and cultural narrative of the region to the international and national level. His contribution to India's cultural capital and youth aspiration is widely recognized. Madam, as a nation, we must pay our tribute to him, and in that regard, I have a suggestion to name Dhubri Fulbari Four-Lane Bridge after him. In honor of his unparalleled contribution and as a lasting tribute to one of the greatest cultural icons from Northeast India, I urge the Government of India to consider naming the Dhubri Fulbari Bridge as a Jubin Garg Bridge. Yesterday, I met Honorable Minister. He assured that he will consider the prayer
from the floor, I again request him to declare the Dhubri-Fulbari Bridge as a Jubin Garg Bridge. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री के सुधाकर जी। Honorable Speaker, Madam, I rise to draw the attention of this August House to the agitating Anganwadi and midday meal workers in Karnataka who are on indefinite protest demanding dignity, fair wages and social security. Speaker, Madam, these workers, mostly women, working from economically vulnerable backgrounds, Madam. These women ensure nutrition to the children, meals to school students, support to pregnant and lactating mothers. But unfortunately, they themselves face financial insecurity and social neglect. Madam, it is deeply ironical that those who fight malnutrition are themselves underpaid and malnourished. So I request the Honorable Central Government to revise honorariums immediately, linking them to inflation. Number 2, extend social security, pension and insurance coverage to them. Recognize the nature of their work as essential public service. And lastly, let them hold the consultations with the state governments to ensure uniform minimum standards across the country. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री नरेश उत्तम पटेल जी। हम जब छोटे थे सभापति महोदय तो घाट की कहावतें थी, उत्तम खेती मध्यम बान, निशित चाकरी भीख निदान। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान का किसान परेशान है मानवर। धान हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद पर इस बार अच्छी वर्षा की वजह से हुआ है। महोदया, सरकार ने एमएसपी घोषित की है 2369 रुपया और बाजार में बिक रहा है 16, 17, 1800 रुपया कुंटल। मानवर खाद के लिए लाठी खाता रहा। खाद में इतनी परेशानी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर कि उनको बेइज्जत होना पड़ा। भरे पानी में वो धान लगाते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें धान लगा के कितनी मेहनत के साथ धान पैदा करती है, लेकिन उनको सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? महोदय, मेरी मांग है आपके माध्यम से कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार दिलाए और नहीं तो सरकार से जाए। माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी। मैडम Chairperson, sir, Madam, 2 days back, when I was placing a report in this house, my name was mispronounced. I was called as Badruddin. I don't know when my name has been changed, but I believe you have called me in the right perspective. I would like to draw the attention of this house regarding, I request you that the name should be corrected, which was done 2 days ago. I'm mentioning about Jawahar Navodaya Vidyalaya, which have proven to be centers of excellence across the country with consistently outstanding academic results of 98 to 99% pass percentage in class 10 and about 97 to 98% of pass in class 12. In 2017 alone, over 11,800 Jawaharlal Navodaya students qualified for NEET, demonstrating their role in nurturing talent from rural and underprivileged background. Every other state in India have embraced these institutions since 1989. Yet Tamil Nadu remains the sole exception, depriving its children of equal opportunity. Recently, the Supreme Court of India has come out with an oral observation and has urged both the union government and the state government of Tamil Nadu to hold consultations and arrive at a resolution on this matter. Tamil Nadu does not have today any Navodaya Vidyalayas. And since 1989, not a single
Navodaya Vidyalaya has been constructed in Tamil Nadu, thereby depriving the depressed section of the society and the underprivileged students of that state. Therefore, I urge upon the government to negotiate and come to a conclusion. Despite Madras High Court's decision, litigations went on, and now it has come to the Supreme Court, and Supreme Court has given this direction. Therefore, I urge upon the Union government to take immediate steps in consultation with the state of Tamil Nadu to establish JNVs without further delay, ensuring justice, equity and access to quality education for all. Thank you, Madam. धन्यवाद सभापति जी। मैं रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। मऊगंज जिले की लगभग संपूर्ण आबादी सुदूर जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है। शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ठ विद्यालय नहीं है। मऊगंज जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय तथा एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकुमार छब्बेवाल जी। सभापति जी, थैंक यू वेरी मच। तुसी मैनू आदमपुर एयरपोर्ट के विस्तार से बोलने का मौका दिता। और आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब के विच जलंधर जिले में स्थित है, जिथे बहुत सारे साडे प्रवासी भारती रहंदे ने और साडे काफ़ी मेजर इंडस्ट्रीयल एक्टिविटीज़, मेजर मीडियम स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज उत्थे ने। सो मेरी आप जी राही सरकार नूं मंग है कि इस एयरपोर्ट नूं एक तां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, और दूसरी मेरी मंग ये है कि अगले साल 2026 तो लैके 2027 तक जगत गुरु रविदास महाराज जी का शताब्दी समारोह जिहड़ा प्रकाश दिहाड़ा वो पूरे साल मनाया जाना है। और पहला भी पंजाब विधान सभा दे विच असीं प्रस्ताव पा के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रखने के प्रस्ताव भेजे ने। सो आप जी राही सरकार नूं बेनती है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रखा जाए। सरकार नाम रखे तो सोने के अखरों के विच असीं लिखांगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारे आंवला क्षेत्र में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे जो छोटे कृषक हैं, जिनके पास कम खेती है, जो बेचारे किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनके लिए खाद नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह से हमारे जो पिछड़े भाई हैं, दलित भाई हैं, कमजोर लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, वो एक एक बोरी खाद के लिए लाइनों में लगते हैं, लेकिन पता लगा कि सारी खाद सामंतवादियों के यहाँ जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराए, और साथ ही साथ वो छोटे किसान जो खाद नहीं पा रहे हैं उन तक खाद कैसे पहुंचे ये व्यवस्था कराए। ये पीडीए के लोग जिस तरह से 24 में इकट्ठा हुए थे, 27 में नहीं तो कैसे इकट्ठा होंगे, ये उनको सरकार जान ले। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य श्रीमती रुचि वीरा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मुरादाबाद जनपद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत असीमित हैं, और विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से, जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। मुरादाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की आबादी निवास करती है, किंतु दुर्भाग्यवश पूरे मुरादाबाद जनपद और समीपवर्ती जिलों में कहीं भी समर्पित आयुष अस्पताल उपलब्ध नहीं है। लोगों को छोटे छोटे उपचार के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, परंतु मुरादाबाद जैसे बड़े जनसंख्या वाले जिले में आज भी एक भी आयुष अस्पताल नहीं है।
जो कि चिंता का विषय है। इसलिए मैं केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि मुरादाबाद जनपद में शीघ्र अतिशीघ्र एक नवीन और आधुनिक आयुष अस्पताल की स्थापना की जाए ताकि क्षेत्र की जनता को आयुर्वेद का लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्र हित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय सदस्य से क्यों होता है? अच्छा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नाशिक येथे दर 12 वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा आणि तपोवन यांचे अतूट नाते आहे। श्रीराम, सीता, लक्ष्मण हे तपोवनात वास्तव्यास होते। नाशिकमधील 2027च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरामध्ये 1150 एकरांवर भव्य साधुग्राम उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे। त्यासाठी जवळपास 1800 झाडे तोडली जाणार आहेत। वृक्षतोड थांबवण्यासाठी नाशिककर रस्त्यावर उतरले असून पर्यावरण प्रेमींनी मोठ्या संख्येने आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे। नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे। या वृक्षतोडीमुळे झाडांवर अवलंबून असलेल्या पक्ष्यांवर परिणाम होईल आणि परिसरातील जैवविविधता कमी होईल। एकीकडे आपण म्हणतो वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळविती, येणं सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष अंगा येती। अध्यक्ष महोदया, माझी आपल्यास माध्यमातून विनंती आहे की म्हणून सदरचा नाशिक शहरात उभारला जाणारा साधुग्राम हा शहरात इतरत्र उभारला जावा आणि निसर्गरम्य तपोवनातील 1800 झाडे तोडू नयेत ही माझी विनंती आहे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असित कुमार मल जी। तो है भी नहीं, आप हाथ उठाओ तो डबल दिखाई देगा। माइक चालू नहीं हुआ क्या? আপনি জানেন এই পার্লামেন্টে 2005 সালে সারা ভারতবর্ষের জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য আইন পাস হয়েছিল 100 দিনের কাজের জন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 100 দিনের কাজ এবং টাকা পেলেও পশ্চিমবাংলা কয়েক বছর ধরে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা দরবার করেছি, প্রতিবাদ করেছি, কোনো কাজ হয়নি। তারপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের টাকা 28 লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দিয়েছেন। ইদানিংকালে সুপ্রিম কোর্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার 100 দিনের কাজ চালু করতে হবে। তাই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চনা করেছে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, অতি সত্বর 100 দিনের কাজ চালু করা হোক এবং 600 টাকা लेबरদের पर डे देवा हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश महात्रे जी।
गया हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपका ध्यान नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की ओर लेना चाहता हूं, जिनके नामांतर की प्रक्रिया या मांग लगभग 11 सालों से हमारे वहाँ के भूमिपुत्र, जिनकी जनसंख्या है 90 लाख के ऊपर, और उनकी मांग है कि इस एयरपोर्ट को दिभा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, जो कि इस संसद में 10 साल सदस्य थे, 25 साल विधायक थे, विपक्ष के नेता भी थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो श्री भ्रूण हत्या का कायदा पारित किया वो 1989 में महाराष्ट्र में पहले हुआ, उसकी दखल केंद्र सरकार ने लिया और 1994 में वो कायदा प्रस्तावित हुआ। फार्मर को जगह के बदले जगह, खेती के बदले खेती, ऐसा जो कायदा प्रस्तावित हुआ वो भी दिभा पाटिल साहब ने किया। इतने बड़े समाज सेवक का अगर अपन नाम देते हैं और लोगों की 11 साल से मांग है, संघर्ष चालू है और अभी अंतिम टप्पा में आ गई है। 2-3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने सभी पार्टी के हमारे नेता को बुलाया और हमें आश्वासित किया कि आने वाले 2 से ढाई महीने में जब भी टेक ऑफ लैंडिंग रेगुलर चालू होगा उसी समय स्वर्गीय दिभा पाटिल साहब का नाम दिया जाएगा। उसको आज 2 महीना हुआ। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैडम 1 मिनट, सिर्फ 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई भूमिपुत्रों की, उसमें एक निर्णय हुआ कि आने वाले 15 दिन में वो नाम देंगे, बस नाम देंगे, यही होगा, नहीं तो संघर्ष होगा। संघर्ष से अच्छा हमारी मांग पूरी हो, यही मांग करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I wish to draw the attention of the government to the urgent concern regarding the ongoing difficulties in uploading Waqf properties on the Umeed portal across the country. As per their schedule, all Waqf boards and mutawallis must complete uploading by 5th December 2025. However, multiple states report that only a small percentage of properties have been uploaded due to serious technical and practical hurdles. In several regions, the portal faces frequent glitches, missing data fields, slow processing, and repeated clashes. Many mutawallis, especially in rural areas, struggle with lack of manpower, digital literacy, and incomplete historical record, making the process extremely time-consuming. If the deadline is not extended, thousands of genuine Waqf properties may remain unregistered, leading to future disputes. धन्यवाद मैडम। एसोसिएट करिए, एक ही विषय है। धन्यवाद मैडम, आपने लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया। उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं पूरे देश से कि उम्मीद पोर्टल के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो खुल नहीं पा रहा है, और ना खुलने के कारण उसके अंदर जो तकनीकी कमी है उसकी वजह से प्रॉपर्टी का अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैडम, पूरा का पूरा देश का मुसलमान इस बात को लेकर के परेशान है, और आपके माध्यम से मैं केवल एक डिमांड करना चाहता हूं कि इसका समय सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तक 40% से अधिक प्रॉपर्टी लोड नहीं हो पाई है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो कानून बना है उस कानून के अंदर ये प्रावधान आपने कर दिया कि जो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो प्रॉपर्टी नहीं। रमाशंकर राजभर जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। महोदया, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, माझी, मछुआ, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गुड़िया, इन 17 अति पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 19 के चुनाव के पहले एक विज्ञापन दिया। यही विज्ञापन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि इसमें सत्यता कुछ है कि नहीं है। मोदी योगी की सरकार में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी। सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण पत्र दिए जाने का आदेश जारी। जो कहा सो किया, सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जोगी जी और माननीय स्वतंत्र देव, माननीय सदस्य, ये पूर्वांचल में बसने वाली उत्तर प्रदेश की 17 जातियां, धन्यवाद, जो आज दाने दाने को मोहताज है महोदया। या तो सरकार ऐसी फर्जी विज्ञापनों पर कार्रवाई करे, और नहीं अगर विज्ञापन करती है तो अगर ये बात सत्य है तो
जो सदस्य बोलने से वंचित रह गए हैं उनको कल बुलवाने का मौका दिया जाएगा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।